गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निजिम सर आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स के इस क्लास में। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को कंटिन्यू किया गया था। जब इस कंटिन्यूशन के ड्यूरेशन में 1.10 तक हम लोग न्यूमेरिकल लगा दिए थे, बीच में वीडियो आने बंद हो गए थे, मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया था। बट आप ये सोच के मत रहिए कि मैं उस न्यूमेरिकल को छोड़ दिया हूँ, मैं उस न्यूमेरिकल को बिल्कुल कंटिन्यू कराऊंगा। और आज देखिए टाइम मिला है मुझे, तो मैं उस न्यूमेरिकल को कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ 1.9 के बाद का 1.11 से। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी का बुक लिया गया, क्लास 12 का है, और उसमें क्वेश्चन जो दिए गए उसको क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे, अब टाइम मेरे पास भरपूर, आराम से किया जाएगा क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। पहला बात, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, दोबारा रीड करिए, क्या गिवन डाटा उसको नोट करिए, उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला है उसे लिखिए, उसके बाद आप जाकर उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज़ फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम। यानी कि एक पॉलीथीन है, उसको ऊल के साथ रगड़ा गया, यानी कि रब किया गया। तो रगड़ने के बाद यानी रब करने के बाद पाया गया जो पॉलीथीन का टुकड़ा था वो निगेटिवली चार्ज हो गया था, और चार्ज की जो वैल्यू था वो था 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, यानी कि जब रब किया गया तो इलेक्ट्रॉन किस में से किस में गया है ये भी आपको बताना, और कितना गया ये भी बताना है। दूसरा कह रहा है, इज़ देयर अ ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या वुल से पॉलीथीन पे मास का ट्रांसफ़र हुआ है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। कह रहा है कि फ्रॉम विच टू विच, यानी चार्ज किससे किस में ट्रांसफ़र हुआ है, और सेकंड में आपको जवाब मिल जा रहा है फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, यानी कि वूल से पॉलीथीन में हुआ। अब हुआ कैसे, आइए बताते हैं। देखिए तो चलिए देखते हैं। यानी आपको चार्ज की वैल्यू देखिए, यह था आपके पास एक यहाँ पे था, इसको बोलते वूल, ठीक है, और मान लीजिए क्या है मेरे पास, ये है पॉलीथीन, लो इसको मैं बोलता हूँ पॉलीथीन। जब इसको रब किया गया, क्या किया गया, रब किया गया, तो रब करने के बाद क्या पाया गया, जो आपके पास पॉलीथीन था, क्या था, पॉलीथीन था, उस पर निगेटिव का चार्ज पाया गया, ऐसे निगेटिव का चार्ज पाया गया। और उस पर जो चार्ज की जो वैल्यू थी वो वैल्यू थी Q = 3 × 10⁻⁷ कूलम। ये निगेटिव का था, किसका था, निगेटिव चार्ज, इसलिए मैं यहाँ माइनस बनाया हूँ। ठीक है, आगे पढ़िए। अब कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यानी कि जब इसको रब किया गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ इसमें। तो सबसे पहले आपको बता दें हम, जब किसी दो बॉडी को आपस में रब किया जाता है, अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में जाते हैं तो पहला वाला बॉडी होगा पॉजिटिवली चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन गया है, और जिस बॉडी में गया है वो बॉडी होगा नेगेटिवली चार्ज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊल से पॉलीथीन में गया होगा, तभी तो पॉलीथीन नेगेटिव का हुआ। तो आप फर्स्ट स्टेप बता देंगे कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, बताएंगे ऊल टू पॉलीथीन, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, वूल से पॉलीथीन में हुआ है, तभी तो हमारा जो पॉलीथीन है निगेटिवली चार्ज हो गया है। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, Q = Ne। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आपको n निकालना है, E तो आपको ऑलरेडी पता ही रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आइए यहाँ से n की वैल्यू निकाला जाए। जब आप n की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, n = होता है Q/E, और Q के आपको क्वेश्चन दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम बाई E। E की वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब बात है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ध्यान से, इस कूलम से तो कूलम कट जाएगा। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या एक यहाँ पे इसकी क्वांटिटी होती है वो नहीं होगी, यानी कि क्या क्वांटिटिव लेस होगी क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे -19 ऊपर गया, प्लस का 19 हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3/1.6 × 10⁻⁻7 × 10⁻+19, और प्लस के 9 आप जानते हैं कहीं ऐसा लिखा हो a⁻m × a⁻n, इसको बोलते हैं बेस और उसको बोलते हैं पावर। जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ लिख सकते हैं एक बार a और लिख देंगे m+n। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी 10⁻⁻7 है, यहाँ भी 10⁻+19 है, यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है 10 बेस है, यहाँ भी 10 बेस है, तो जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप सिंपल ऐसे लिख देंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे 3/1.6 × 10⁻⁻7 प्लस का 19, और प्लस के 19 में से माइनस का 7 जाएगा, यानी कि 19 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना बचेगा, सही बात, प्लस का 12। अब बताइए 3/1.6 को आप कैसे डिवाइड करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ आप डेसिमल हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 15 जा 13। अब 8 का डिवाइड कर लीजिए आप 15 में,
8 1 जा 1, कितना बचे 7, ठीक है, नहीं कुछ तो डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। 8 8 जा 64, 64 लिख लिए, ठीक है। 6 कुछ नहीं 0, 8 7 जा 56 लिख लिए 56, 10 में 6 गया 4 0, 8 5 जा 40, 40 40 कैंसिल, यानी क्या आ गया 1.875, यानी आ रहा है 1.875 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया है, वुल टू पॉलीथीन, वुल टू पॉलीथीन, हेंस पॉलीथीन will be negatively charged, ठीक है। जो यहाँ पे आएगा पॉलीथीन वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज का होगा। फिर आगे क्या रहा क्वेश्चन में, सेकंड में ही मैं इसको इधर रफ करता हूँ क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन के लिए लिए थे हम। सेकंड पार्ट इसमें क्या रहा है, पार्ट सेकंड कह रहा है कि इज देयर अ मास, कह रहा है इज देयर अ मास, सॉरी इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन वुल से पॉलीथीन में गया है तो क्या मास का जो ट्रांसफर हुआ है, तो बिल्कुल जी यहाँ मास का ट्रांसफर होगा। आप जानते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मास कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31 kg होता है। तो आप देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे 1.875 इंटू 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो इतना मास जाता, लेकिन आप देख पा रहे इतने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितना मास जाएगा, तो आप लिखेंगे ट्रांसफर मास, यानी लिख सकते हैं mt, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे देख सकते हैं दिया है 1.875 इंटू 10 टू पावर 12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31 kg। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी नियर अबाउट, सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 1.70 समथिंग आएगा इंटू 10 टू पावर माइनस का 18 kg दी आंसर। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। हाँ आप बताएंगे यहाँ पे, हाँ मास का ट्रांसफर होगा और कितना मास जाएगा, मास जाएगा 1.70 इंटू 10 टू पावर माइनस का 18 kg। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2। NCERT 1.2 दिया, पढ़ी क्या दिया है, दे रहा है 2 insulated charged copper sphere A and B have their center separated by a distance of 15 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge of each is 6.25 into 10 power minus 7 coulomb? The radii of A and B negligible compared to the distance of separation. मतलब कि मान लो मेरे पास कॉपर के 2 स्फीयर दिए गए, स्फीयर नंबर यहाँ पे A और यहाँ पे स्फीयर नंबर दूसरा है B, ठीक है। इन दोनों के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो सेम है। तो मान लीजिए यहाँ पे चार्ज यहाँ पे QA यानी Q1 मान लीजिए लिखता हूँ, दिया क्वेश्चन में कितना दिया है 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, यानी कि जो चार्ज दे रहा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A एंड B देयर सेंटर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो कितना है 50 सेंटीमीटर है, यानी जो डिस्टेंस दिया R की वैल्यू वो है 15 सेंटीमीटर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि आप सब जो वैल्यू यहाँ रखेंगे सब SI सिस्टम में रखेंगे। अच्छा आगे क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन। देखिए ये भी पॉजिटिव का ही है, ये भी पॉजिटिव का ही है, तो दोनों में क्या रहे रिपल्सन। तो इस रिपल्सन का फोर्स कितना है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा, यानी कि इन दोनों में जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा वो कितना लगेगा। जबकि आपको दिया है इफ़ द चार्ज ऑन ईच, मतलब कि दोनों पे जो चार्ज की जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम, यानी कि इस पर भी कितना दिया है 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम और इस पर भी कितना दिया है 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। अब हमको फोर्स ऑफ रिपल्सन निकालना है। आगे एक बात कह रहा है द रेडियाई ऑफ ए एंड बी, यानी जो इसका रेडियस, ध्यान दीजिए इसका जो रेडियस है इनके डिस्टेंस के बीच में नेग्लिजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन देता है तो बहुत ही डीपली देता है। अगर आप इसको समझ सकते हो तो समझिए, अगर किसी चीज़ का रेडियस है, मान लीजिए देखिए इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है, मान लीजिए इसका रेडियस कितना, मान लीजिए इसका रेडियस में देता हूँ 1 मीटर आपको देता हूँ, ठीक है, और इसका भी रेडियस यहाँ देता हूँ आपको 1 मीटर, और इनके बीच का मान लीजिए डिस्टेंस में रखता हूँ, रख देता हूँ आपको
1 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे हैं जो इनका रेडियस है 1 मीटर और इनके बीच का जो डिप्रेशन है सेपरेशन जो है वो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो इनके डिस्टेंस के बीच में ध्यान दीजिए, इनके जो डिस्टेंस है इनके कंपेरिजन में ये जो रेडियस हो गया है बहुत ही कम है। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट मास बोलेंगे, यानी पॉइंट मास। अगर ये मास रहेगा तो पॉइंट मास और चार्ज रहेगा तो पॉइंट चार्ज बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। अगर इसका जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में, ध्यान दीजिए, जो डिस्टेंस है इनके बीच में उसके कंपैरिजन में रेडियस कम हो तो वो पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज की तरह काम करते हैं। अगर इनके डिस्टेंस, ध्यान दीजिए, अभी मैं इस डिस्टेंस कितना रखूँ, ध्यान दीजिए, अभी रेडियस तुम्हारा कितना है, रेडियस है 1 मीटर ही है और यहाँ भी रेडियस है 1 मीटर है, बस इनके बीच का डिस्टेंस में क्या ना कर दूँ 0.5 मीटर कर दूँ। तो इस टाइम देख रहे हैं आप कि इनका जो रेडियस है इनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, यानी 0.5 से ज़्यादा है। तो ये पॉइंट मास या पॉइंट चार्ज नहीं बन जाएंगे। और हम जानते हैं कूलम्स लॉ कहाँ लगा सकते हैं हम, कूलम्स लॉ लगा सकते हैं हम सिर्फ पॉइंट चार्ज पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही है इनकी आगे कहने से यही मतलब है कि जो इनका जो रेडियस ए और बी का वो इनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यही है बताने कहने का मतलब है कि जो रखा गया है ए एंड बी क्या है, सब पॉइंट चार्ज है, क्या है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये हर एक बात बताते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ये पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें। तो आप जहाँ पॉइंट चार्ज है वहाँ आप आराम से कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पॉइंट चार्ज नहीं है वहाँ पे आप कूलम्स लॉ लगाने की गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए अकॉर्डिंग टू लिखेंगे कूलम्स लॉ। अब फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, अकॉर्डिंग टू COLOUMBS कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। अब देखिए F = K कितना होता है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K की वैल्यू पता होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये सब पता रहना चाहिए। आइए यहाँ रखिए 9 × 10⁹ हो गया, इंटू Q1 की वैल्यू कितना दिया है 6.5 × 10⁻⁻7 इंटू Q2 कितना दिया है, Q2 दिया है वही सेम वैल्यू इंटू 10⁻⁻7 बाई डिस्टेंस कितना है 50 × 10⁻⁻2 50 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर है। इसको और आगे सॉल्व करिए, देखिए 9 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.5 × 6.5, ठीक है, इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आगे कुछ है इंटू 10⁹। अब जानते हैं यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10⁹ हो गया, ये -7 माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 हो गया, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई देखिए 15 का स्क्वायर यानी कि क्या रहेगा 2 बार रहेगा 50 × 50, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 2 का अगर मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। कहेंगे कैसे, कहीं लिखा a की पावर m और उसकी पावर कितना लिखा n, तो होता है a की पावर m × n। वैसे देखिए क्या बन रहा है, m बन रहा है और ये बन रहा है n, तो m × n हो जाएगा, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 हो गया। अब देखिए ये 10⁻⁻4, ध्यान दीजिए ये 10⁻⁻4 ऊपर गया तो 10 क्या हो गया प्लस का 4 हो गया। अभी देखिए अच्छे से करते हैं, इसके आगे हो जाएगा 9 × 6.5 × 6.5 इंटू 10⁻9 माइनस का 14, ये ऊपर गया तो कितना हो गया प्लस का 4 कर दे रहे हैं सीधे एक साथ, क्योंकि फिर से बेस सेम जाएगा, पावर रेडी होगा। अब देखिए यहाँ समझिए प्लस का 4 माइनस का 14, तो प्लस के 4 में से माइनस के, देखिए प्लस के 4 में से माइनस का 14 गया तो कितना बचेगा आपका -10, यानी कि इसको आप रफ करके लिख सकते हैं -10, और माइनस के 10 में से कितना गया प्लस का 9 गया तो बचेगा -1, ठीक है, डिवाइड बाई कितना लिखा है 50 लिखा है ना, तो लिख लीजिए 50 × 50 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आप कुछ करना नहीं, आपको एकदम सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है। अगर सिंपल मैथमेटिक्स आपको आता होगा तो बहुत ही ईजी है। 9 × 6.5 × 6.5 इंटू 10⁻⁻1 हुआ। अब देखिए ध्यान दीजिए ये 50 × 50 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5 × 10 अरे वापस आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का देखिए 5 में 50 इंटू 10 का 5 में 50, वही वापस आ जाएगा। मैं इसको क्या किया हूँ 5 × 10 इंटू 5 × 10 के फॉर्म में लिखा। अब देखिए वही सेम, ध्यान दीजिए अब कुछ नहीं, अगर आपने 13 का टेबल पढ़ा होगा तो 5 से कटेगा कितना होगा 1.3, इससे कटा 1.3 आया। अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए, क्या क्या है 1 1 +1 +1 +2 ऊपर गया -2, कितना हो जाएगा 9 × 1.3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻, देखिए -1 है ये, देखो 10⁻⁻2 -2 -1 कितना हो जाएगा -3,
क्या लिख लीजिए -3। अब देखिए 13 × 13 कितना होता है, 13 × 13 होता है। अगर मैं ऐसे करूँ 13 का मल्टीप्लाई करूँ 13 में कितना हो जाएगा 169 होता है, ठीक है। तो आप कितना लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे 9 × 169, कितने बार डेसिमल है 1 पॉइंट, तो 1 लगा लीजिए इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 का कर लीजिए किस में 9 में, अच्छा 14 फिर से करते हैं, एक मिनट रुकिए। चौवन 55 56 57 58 59 60 62 को 2 से 6 15 डेसिमल 1 पॉइंट के बाद, 1 पॉइंट के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, कितना आ गया, 1 आ गया 152.1 × 10⁻³ ठीक है। आप इस डेसिमल क्या करें, ध्यान दीजिए, आप इस डेसिमल को थोड़ा और आगे ले जाइए, ठीक है, या इतना ही आप लिख सकते हैं, छोड़िए, इतना लीजिए न्यूटन, इतना फोर्स हो गया न्यूटन, ठीक है। तो इतना म्यूचुअल फोर्स ऑफ यहाँ रिपल्सन लगेगा। और कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, कहीं लग रहा है ना मिस्टेक, कोई मिस्टेक हो तो बताइए। आई थिंक मिस्टेक हाँ हो गया है, एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 टाइम्स है ना, तो यहाँ देखिए 1 और 1 2 टाइम्स है ना, तो डेसिमल जो हम लोग का लगेगा वो डेसिमल कहाँ लगेगा 1.69, कहाँ होगा 1.69, और जो ये आपको ये डेसिमल लगेगा कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका 15.21 × 10⁻³ और एक डेसिमल आप इधर बढ़ाइए, ध्यान दीजिए, एक डेसिमल आप आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 1.521 × 10⁻² न्यूटन इज द आंसर। सॉरी देखिए न्यूमेरिकल में कभी कभी क्या होता है, गलती हो जाता है, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए डेसिमल का खेल है, अगर डेसिमल आपने आता है आपको तो गलत हो जाएगा। मुझसे देखिए गलती हो गया है, तो अब तो सही है, अब एक्यूरेट है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसका आगे कह रहा है आपको कि अगर आप फिर आगे कह रहा है बी में, कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ़ द स्फीयर इज चार्ज डबल अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ हाफ, यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दें और उनका जो चार्ज इसको डबल कर दें, ठीक है। तो उस कंडीशन में, यानी कि मान लीजिए चार्ज कितना है, जो चार्ज इस बार लेना आपको उसके डबल लेना है, ठीक है। यानी Q1 जो होगा, देखिए Q1 जो होगा वो कितना है 2 × 6.5 × 10⁻7 कूलम, और Q2 भी कितना लेना आपको 2 × 6.5 × 10⁻7 कूलम, ठीक है। और जो डिस्टेंस R लेना है वो कितना हो जाएगा R/2, यानी कि पहले कंपेरिजन में कितना था, पहले था आपका 50 × 10⁻2 था, तो लिखेंगे आप 15 × 10⁻2 डिवाइड बाई 2, यानी कि हाफ लेंथ कितना हो जाएगा 25 × 10⁻2 हो गया। अब फिर आप कूलम्स लॉ लगा लीजिए, कूलम्स लॉ क्या होता है, F K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, 9 × 10⁻9, Q1 कितना होता है 2 × 6.5 × 10⁻7 2 × 6.5 × 10⁻7 हो गया, डिवाइड बाई R का स्क्वायर, R कितना है 25 × 10⁻2 का स्क्वायर। अगर आप पूरे को बैठ के सॉल्व करेंगे तो आपका फोर्स का जो वैल्यू आएगा 0.24 न्यूटन आएगा। अब मेरा काम है आपको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, मेरा काम है न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं वो सिखाना, ठीक है। तो आप बैठ के अपना आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करेंगे तो पहले की वैल्यू आ जाएगा 1.521 × 10⁻2 और आ जाएगा दूसरा वाला आएगा आपके पास जो वैल्यू 0.249 न्यूटन। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यूज़ आती हैं ये वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। मेरा काम आपको सिर्फ क्या कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, मेरा काम है आपको न्यूमेरिकल में कैसे वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आप। और अगर मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ये नहीं कि मुझे नहीं आता, मैं कैलकुलेशन आपको सिखा सकता हूँ, बट बात क्या है टाइम बहुत लेगा और वीडियो लेंदी हो जाएगा, और लेंदी वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट जहाँ तक अपना फोकस लगाएंगे अपने पढ़ाई में लगाइए, अपना टाइम अपने पढ़ाई में दीजिए, ठीक है। वीडियोज़ देखने के लिए आपको बस इतना ही है जितना आपके न्यूमेरिकल लग जाए, बस। आई होप आप कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए 1.3 एंड 1.4 जो है न्यूमेरिकल NCERT में जो दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपने आप खुद करें, क्योंकि जो 1.3 है, जो 1.2 में कराए हैं उसके ही बेसिस पे दिया गया है, तो आप इसे अपने आप कर सकते हैं। ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो हम पे आप बता दीजिएगा मैसेज करके, मैं आप कर दूँगा, ठीक है। तो 1.3 आप करोगे योर वर्क, ठीक है।
1.4 में कुछ कहा नहीं गया है, बस कह रहा है कि सो ट्रैक 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, गिव द साइन ऑफ द चार्ज एंड विच पार्टिकल हैज़ अ हाईएस्ट मास रेशियो। आपसे पूछ रहा है कि किसके पास अधिक मतलब कि चार्ज है, मास रेशियो है, सॉरी चार्ज मास रेशियो है, और किसके पास कौन कौन सा चार्ज है। देखिए ट्रैक बनाएंगे, चलिए बता देते हैं। 1.4 मैं आपको बताना चाहूँगा, 1.4 मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। इसमें लेकिन मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ये देखिए एक पास एक ट्रैक बनाया गया, ठीक। ये ट्रैक मतलब कुछ होता नहीं है, बस एक रास्ता होता है, ठीक है। एक ट्रैक है, ये देखिए एक ऐसे निगेटिव क्वेश्चन आपके बुक में दिया है, ठीक। देखिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए गए हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं, इसको दिया गया नंबर 1, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिया गया है, इसको दिया गया नंबर 2, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, इसको दिया गया नंबर 3। आपसे पूछ रहा है, देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये भी है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको पहले टाइम दे रहा हूँ, आप सोच के बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा जो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन ये दिया है कि इन जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन यहाँ बना दिया गया है, इसमें का नेचर क्या है, नेचर ऑफ लाइन्स, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनका नेचर्स क्या है, ठीक है। चलिए आप पहले इसको आप करके देखो, बताइए कि क्वेश्चन ये कह रहा है विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो, और कह रहा है गिव द साइन ऑफ 3 चार्ज, यानी कि इन तीनों चार्ज का नेचर आपको बताना है, ठीक है। यानी कि आप बता सकते हैं नेचर ऑफ लाइन्स बोलिए या चार्ज बोलिए। चलिए मैं आपको दे रहा हूँ टाइम, आप जल्दी से बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो नेचर है वो क्या क्या है, तो आप अपने मन से बता सकते हैं, हमको जल्दी बताइए। बता लिए, बहुत अच्छा। चलिए मैं आपको कराता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं, अगर देखिए ये प्लस प्लेट है, ध्यान दीजिए, अगर ये प्लस प्लेट है तो इसकी तरफ कौन सा अट्रैक्ट होगा, माइनस अट्रैक्ट होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये प्लस है तो इसकी तरफ माइनस अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं अगर कहीं प्लस प्लस चार्ज हो तो वहाँ क्या होता है, रिपल्सन होता है। प्लस प्लस में होता है रिपल्सन, यानी कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और कहीं प्लस माइनस हो तो वहाँ क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, यहाँ होता है अट्रैक्शन। तो आप देखिए जो है पहला वाला लाइन, देखिए पहला वाला जो रे है वो प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो जरूर वो कैसा होगा, ये निगेटिव होगा। कैसा होगा, तो पहला कैसा है, निगेटिव। अच्छा दूसरी बात, यहाँ देखिए दूसरा वाला, देखिए दूसरा वाला जो रे है, दूसरा वाला जो यहाँ रे आप देख पा रहे हैं, ये कैसा हो, कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, आप खुद देख पा रहे हैं। अगर यहाँ तक देखिए इसका रास्ता सही है, लेकिन ये अट्रैक्टेड कहाँ से हो रहा है, देख पा रहे हैं, मतलब इस प्लेन से ही ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर यानी कि कहाँ जा रहा है, वो प्लस की ओर जा रहा है। अगर प्लस की ओर जा रहा है तो ये कैसा होगा, ये भी निगेटिव होगा, तो सेकंड में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ये पाथ है, चार्ज का पाथ है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट एक रे कैसे है, मान लीजिए पहले इसे सबके ऐसे आया, लेकिन अब देख पा रहे कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो निगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होते हैं, तो निगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हैं, तो थर्ड वाला कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए इतना तो आपको आता ही होगा, लेकिन मैं एक बार कहा कि आपको टेस्ट ले लिया जाए। देखिए ये हो गया क्या, नेचर। आगे पूछा कि इसका E/M रेशियो अधिक होगा। E/M रेशियो आप कैसे आप बताएंगे, तो E/M रेशियो बताने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या, एक रेशियो होता है 1.75 × 10⁻⁻11 कूलम पर केजी होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज मास रेशियो होता है, ठीक है। तो अब ये आप कैसे बताएंगे E/M रेशियो, तो E/M रेशियो हम आपको बताते हैं, जितने पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं उनके E/M रेशियो बहुत ही अधिक होते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें पॉजिटिव पार्टिकल कौन है, पॉजिटिव पार्टिकल देखिए जो निगेटिव तरह अट्रैक्ट हो रहा है, तो निगेटिव तरह अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका E/M रेशियो क्या होगा, हाईएस्ट E/M, बोलोगे हाईएस्ट E/M रेशियो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास E/M रेशियो बहुत ही अधिक होता है। रीजन क्या होता है, अगर आप जानना चाहोगे तो आप क्लास 11th के एटम चैप्टर में पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा E/M रेशियो के बारे में, या फिर पढ़ा दिया होगा वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेलिंग नहीं करना चाहता, टाइम लगेगा, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये 1.14 था, ठीक है। 1.13 आपका होमवर्क है, 13 नहीं 1.13, ठीक है। इसके बाद वाला 1.12 के बाद वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कराते हैं। नेक्स्ट है 1.5, करेक्ट, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम, आई कैप दिया है। कह रहा व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन,
व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू पास द सेम स्क्वायर ऑफ नॉर्मल प्लेन मेक 30 डिग्री एक्सिस। नहीं समझे, कोई बात नहीं, मैं हूँ समझाता हूँ। चलो मैं तुमको पहले एक्सिस सिखाता हूँ। मैं जल्दी में क्वेश्चन क्यों पढ़ाऊँ, रीज़न ये था मैं तुमको एक्सिस सिखाना चाहता था। आओ सीखते हैं। देखिए दुनिया में 3 टाइप के एक्सिस होते हैं। पहला होता है इधर की ओर, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? ये देखिए इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। यहाँ से कोई लाइन अगर ऐसे पास करे तो उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। कोई ऐसे जाए परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, देखिए परपेंडिकुलर तो नहीं बन पा रहा है बट आप, अरे यार कोई बात नहीं, इस लाइन में परपेंडिकुलर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ होगा वाई एक्सिस, इधर की तरफ था आपका एक्स एक्सिस, इसमें 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और इसके जस्ट बाहर की तरफ ध्यान दीजिए, एक्स वाई के परपेंडिकुलर से बाहर की तरफ जो निकलता है उसको बोलते हैं जेड एक्सिस। उसको अब मैं बोर्ड से बाहर ऐसे निकाल नहीं सकता हूँ किसी लाइन्स को, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, बोलते हैं जेड एक्सिस। वेक्टर क्वांटिटी जब पढ़ाया जाता तो वहाँ पे मैं बता चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी, अगर आप पढ़े होंगे तो जान लीजिए। कभी भी एक्स एक्सिस को हमको बताना होगा, मतलब कि कोई लाइन्स अगर ऐसे है तो उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं आई कैप। किसी को दिखाते हैं? आई कैप, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई लाइन्स ऐसे जा रहा है, ऐसे मतलब इस बोर्ड के प्लेन के ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो हम दिखाएंगे जे कैप। क्या दिखाएंगे? जे कैप। अगर मान लीजिए कोई लाइन से बोर्ड के प्लेन से बाहर आपकी तरफ आ रहा है, यानी ऐसे, ये ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, इसको दिखाएंगे के कैप। तो इसको दिखाते हैं के कैप से। अब क्वेश्चन में ढंग से पढ़ूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है, इक्वल्स टू 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। देखिए उसका डायरेक्शन भी दिया है, बगल में आई कैप दिया है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम का, बट कैसा है? आई कैप के लॉन्ग। आई कैप यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ऐसे जा रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर कह रहा है कि आपको फ्लक्स पता करना है। क्या पता करना है? फ्लक्स। अब फ्लक्स पता करने के लिए आपको एरिया चाहिए। एरिया का आपको साइड दे दिया, साइड कितना दिया है? साइड आपको दिया है, यानी लेंथ मान लो दिया, लेंथ दिया आपको 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको एरिया कैसे निकालोगे? एरिया होता क्या है? तो किसी भी स्क्वायर का आप जानते हो एरिया क्या होता है? एरिया होता है, एरिया इसको होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ भी कितना है? 10 ही सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 10 × 10 क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना तो कुछ नहीं करना है, करना आपको 100 × 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए आपको हो जाएगा 10⁻+2 और बन जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। लेकिन अब बताइए प्लेन कैसा है? प्लेन कह रहा है आपका, देखिए प्लेन इसका कह रहा है हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। देखिए इधर तो आपको देखिए मान ली दिखाऊँ आपको, तो ये होगा आपका, ये देख पा रहे हैं, ये एक्स प्लेन है। कैसा है? एक्स प्लेन, ठीक है। ऐसा रहे तो वाई प्लेन। कैसा है? वाई प्लेन। और ऐसा रहे तो जेड प्लेन। तो आप देख पा रहे हैं कह रहा है वाई जेड प्लेन के पैरेलल। तो अब दिखा दे वाई जेड प्लेन कैसा होगा उसके पैरेलल। एक मिनट रुकिए, एक मार्कर है और मैं पेन निकालता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, एक मिनट वेट करिए। वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, जो स्क्वायर है वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। देखिए एक एक्सिस ऐसे है वाई की ओर और एक एक्सिस ऐसे है, ये जेड। अब इसके पैरेलल क्या होगा? आप चूंकि जो प्लेन होगा ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया वाई और हो गया जेड। तो वाई जेड प्लेन के से पैरेलल, यानी कि मैं बुक उठा कर रखूँ अगर, तो वाई जेड प्लेन के क्या है? ऐसे पैरेलल है। देखिए ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? वाई और हो गया जेड। तो वाई जेड के पैरेलल कैसा होता है? ऐसे ऐसे पैरेलल इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि समान चले ऐसे पैरेलल। तो यहाँ आपका प्लेन कैसे रखा गया? ऐसे रखा गया। अब मैं ऐसे प्लेन तो ऐसे दिखा नहीं सकता डायरेक्टली, तो दिखाने के लिए तरीका क्या होता है? मैं कुछ ऐसे ही कहूँगा, देखिए ऐसे, समझिए ध्यान से, ऐसे। इधर आपका हो गया वाई, इधर हो गया साफ बाहर की तरफ जेड। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन। ये रहा आपका प्लेन है वाई जेड ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के लॉन्ग, यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे पास कर रही है, कुछ ऐसे पास कर रही है। और आपको जब फ्लक्स पढ़ा रखा था तो आपको बताया था कि आपको कहीं परपेंडिकुलर कुछ निकला रहता है, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। अगर आपका प्लेन ऐसे है तो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ देखिए अगर मैं एरिया वेक्टर दिखाऊँ तो ये बाहर की तरफ उसका एरिया वेक्टर हो गया ए, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम होता है तो वहाँ पे एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा कितना होगा? थीटा होगा 0 डिग्री। बस फ्लक्स निकाल दो। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा। ई कितना आपका? ई दिया है 3 × 10⁻⁴
3, एरिया कितना है 10⁻⁻²। अब कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, अब मैं आपको बता दूँ कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो आपको लिख लो यहाँ पे 3 × 10⁻3 × 10⁻⁻²। अब ध्यान दें कितना हो जाएगा 3 × 10⁻, प्लस का 3, देखिए बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो प्लस का 3 माइनस का 2, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, यानी कितना आ गया आपका, आया आपके पास आ गया 3 × 10 यानी 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे होगा फ्लक्स का, यानी हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका यूनिट, यानी आंसर हो जाएगा 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम में होगा आपका फ्लक्स फाई। और ये सॉरी ऐसे लिख देते हैं, ये आपके फ्लक्स आ गया। ठीक है, आगे ये कह रहा है, देखिए ये तो एक बात हो गया। अब आगे ये कह रहा है कि जो इसका प्लेन, जो ऐसे प्लेन जो रखा गया है ऐसे वाला, अभी तो पैरेलल था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे जा रहा था, अच्छी बात है। लेकिन आगे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे है ना, लेकिन आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट अगर आप पढ़ोगे तो कह रहा है जो इसका एरिया वेक्टर है वो 60 डिग्री पे जा रहा है, मतलब कि ये ऐसे झुक गया 60 डिग्री पे। आप विश्वास ना हो तो आप बुक पढ़ सकते हो, या तो मैं पढ़ ले रहा हूँ एक बार। कह रहा है कि नेक्स्ट केस में कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री विद द एंगल ऑफ एक्स एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस के साथ अगर देखिए एक्स एक्सिस के साथ ये कितना डिग्री 60 डिग्री झुक जाए, यानी कितना डिग्री हो जाए, जो भी नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ जा रहा था, तब क्या हो वो ऐसे झुक जाए 60 डिग्री पे, यानी कुछ ऐसा हो जाए। यानी आपका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल क्या हो गया 90 डिग्री, उसके साथ 60 डिग्री बनाए तो क्या होगा फ्लक्स। बस वही, कोई बात नहीं, फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओ, फाइज क्या होता है बी ए कॉस थीटा, सॉरी बी ए तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो ई ए कॉस थीटा। अब देखिए ई ए कॉस 60 डिग्री होगा, ई कितना, ई आपका पता है 3 × 10⁻3 और एरिया कितना था आपको ऑलरेडी पता है, एरिया पता है 10⁻⁻²। देखिए कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है मैं आपको बता दूँ, आप कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2 तो 3 × 10⁻3 और -2 यहाँ लिख दिए, आप लिख सकते हो 1/2 कॉस 60 वैल्यू। ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 2 बचा 1 × 1/2, 2 से 3 कटा कितना आया 1/0.5 इंटू यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया, और 10 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा आपका 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द फ्लक्स। ये आपका आंसर है। यानी कि पहला केस जब पैरेलल था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में अलॉन्ग थे, तो आपका बन रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स 13 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन वहीं जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही रहा, बट आपका जो एरिया वेक्टर क्या हो ऐसे 60 डिग्री हो जाए, तो आपका हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आप यहाँ तक कर लीजिए, अपनी कॉपी में छाप लीजिए। 1 पॉइंट ये था क्या 1.13 आपको होमवर्क दिया था, 1.14 में सॉल्व कराया था, तो ये था आपका 1.15। आप अपनी कॉपी में उसको तुरंत छापिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बात करते हैं। ये इतना हो गया 1.